Hello students, this is CA Karishma Bansal from My Future Academy. Let's start with our next topic, informal organization. अपन ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखा. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एकदम क्लियरली पता है किसको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, किसका कितनी अथॉरिटी है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. एक अकेली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ नहीं होता. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक और पार्ट होता है जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. अभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैं तुम लोगों को समझाती हूँ. तुम्हारा सुपीरियर और तुम्हारा मतलब तुम्हारा बॉस और तुम्हारा जो रिलेशन है इसको हम बोलेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तुम्हारा कलीग मतलब तुम्हारे साथ जो सेम लेवल पे काम कर रहा है, अगर तुम्हारा उसके साथ ट्यूनिंग अच्छा है और तुम लोग उसके साथ एक इनफॉर्मली बात कर पाते हो तो तुम दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. समझ आया? जहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कनेक्शन नहीं है, सिर्फ आपका रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप लोगों को उनको एक आंसर देना पड़ता है, उन लोगों से आपको ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं या फिर उनको ऑर्डर देने पड़ते हैं, तो ये आपका फॉर्मल हो गया. जब आप लोग आराम से बैठ के एक ग्रुप में बात करते हैं तो वो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया. चलो पढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज कॉल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जब आपके काम के दौरान आप किसी से इंटरेक्शन में आते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट होता है सोशल रिलेशनशिप का, जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. The main purpose of this organization structure is the psychological satisfaction of the employee. ये मेन पर्पस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों बनती है? एक बात समझिए. मैं ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूँ, से वहाँ काम कर रही हूँ, वापस आ रही हूँ, वहाँ पे किसी से बात नहीं कर रही, कोई कनेक्शन नहीं बना रही, तो बोलते ना एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? एम्प्लॉयज़ का साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए. होता क्या है? उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है? उनके ग्रुप के अंदर जो कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं ना, वो लोग एक साइड में एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो लोग जब भी कुछ ब्रेक मिलता है तो जाके वो लोग डिस्कस करते हैं, कुछ अपनी इंटरेस्ट की बातें करते हैं. तो उस वजह से उन लोगों का थोड़ा वर्कलोड कम होता है, वो लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फीचर्स क्या है एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? इट ओरिजिनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ग्रो होती है. कैसे? पर्सनल इंटरेक्शन द्वारा. आप जब एक जन से इंटरेक्ट करते हैं, आपको लगता है यार ये तो मेरे जैसा है, तो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप क्रिएट होना चालू होता है. तो ये कैसे ओरिजिनेट होती है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही जब आप पर्सनली किसी से इंटरेक्ट करते हैं तब ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है. द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व्स फ्रॉम द ग्रुप नॉर्म. यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई ऐसे बिहेव करना है, वैसे बिहेव करना है. यहाँ पे आपके ग्रुप में जैसा कल्चर है ना, आपको उस तरह से बिहेव करना होता है. इट डज नॉट हैव फिक्स चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे इसके अंदर कोई फिक्स चैनल नहीं है. जैसे आपके ग्रुप में 4-5 लोग हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली. फॉर्मल में तो क्या होता है ना, अगर बॉटम को कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो उसको मिडिल को देनी पड़ती है, फिर मिडिल वाला टॉप को देता है. इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है. इनफॉर्मल में ज़रूरी नहीं है 1 वाला 5 को भी पहले बता सकता है, 4 को भी बता सकता है, 3 को भी बता सकता है, 2 को भी बता सकता है. मतलब इसके अंदर कोई भी फिक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट क्रिएटेड बाय मैनेज. ये अचानक अपने आप क्रिएट होता है. ये मैनेजमेंट अलग से क्रिएट नहीं करता कि भाई तेरा ये फ्रेंड है, तेरा ये फ्रेंड है. नहीं, ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप क्रिएट होता है. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग मेंबर. ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, कम लोग भी हो सकते हैं, और ये कंपनी के अंदर अंदर जो मेंबर्स हैं उनके बीच में बनता है. वापस देख लो ये कैसे ओरिजिनेट होता है? पर्सनल इंटरेक्शन के द्वारा. यहाँ पे बिहेवियर्स के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है. ये सिर्फ ग्रुप में जिस तरह बेसिक ग्रुप में जो नॉर्म्स है उस तरह से वहाँ पे बिहेवियर करना पड़ता है. फिक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. ये स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप जैसा स्ट्रक्चर होता है. इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं. इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन. यार समझो, इनफॉर्मल ग्रुप के द्वारा इनफॉर्मल ग्रुप में इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ईजी है. तुम लोगों ने देखा है ना अपनी मम्मियों का क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप ही है ना, तो मम्मियों में कितनी ईजिली बोलते हैं ना इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है. तो फॉर्मल में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करने में. तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बोलते हैं ना प्राइवेट नहीं है और जल्दी से सर्कुलेट हो जानी चाहिए, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है. उन लोगों को बोलते हैं ना घर जैसी फीलिंग आती है. जैसे मैं जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी ना, तो मेरा ग्रुप इतना अच्छा था ना, तो मेरे को ऑफिस जाने में मज़ा आती थी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे थे. तो मुझे वहाँ पे बोलते हैं
अपनी कंपनी ऐसी फीलिंग आती थी। तो बोलते हैं ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स क्विक सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक जन से ही पूछना है, आप यहाँ पे किसी को भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे बोलते हैं ना इतने सारे लोग हैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ईजिली निकलता है। तो इट प्रोवाइड्स क्विक सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। तो 3 क्या हो गए, फर्स्ट हो गया इन्फॉर्मेशन इजीली स्प्रेड होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है और क्विक सोल्यूशन मिलता है अपनी प्रॉब्लम्स का। आगे आते हैं लिमिटेशंस पे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी र्यूमर स्प्रेड करने में, जैसे यार मैं ऐसा बोलूँ, यार पता है वो बॉस ने तो यार उसको इस तरह से निकाल दिया, जबकि वो सच था ही नहीं, बॉस ने नहीं निकाला, वो खुद ही निकला था। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कभी कभी र्यूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं और उस वजह से आपकी कंपनी को लॉस हो सकता है। इट रेजिस्ट चेंज एंड लेज स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी। ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता, ये पुराने तरीके से ही चलता है। उसको ऐसा नहीं होता यार हम इस तरह से, उनको ऐसा होता नहीं हम लोग ऐसे ही ग्रुप में रहेंगे, हम लोग इसी तरह से काम करेंगे। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो लोगों को बोलते हैं ना चेंजेस वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो लोग बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होते हैं। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप में, हाँ ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ग्रुप वाले लोग कभी कभी खुद के फ़ायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे को भूल जाते हैं। मतलब वो लोग ग्रुप के फ़ायदे को ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे से ऊपर रखने लग जाते हैं। तो एक लिमिटेशन ये भी है। तो 3 लिमिटेशन क्या क्या हो गई, र्यूमर्स इजीली फैलते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं और ग्रुप के इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से कभी कभी वो लोग ऊपर रख देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब आप लोग क्या समझते हैं, डेलीगेशन मतलब अपना काम नीचे वाले लोग को ट्रांसफ़र कर देना, उसको हम डेलीगेशन बोलेंगे। जैसे कि यार मैं और यशोदा दीदी है, अब भाई मैं लेती हूँ तुम लोगों का बीएससी, यशोदा दीदी लेती है तुम लोगों का अकाउंट्स। अब हम लोगों को लग रहा है यार इतने स्टैंडर्ड्स है, हम लोग सब में ये सब इतने सारे सब्जेक्ट तो ले नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इंग्लिश को किसी और को डेलीगेट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं डेलीगेशन। The manager, no matter how capable he is, cannot manage do every task on his own. भले एक बंदा कितना भी टैलेंटेड हो, सारे टास्क वो खुद से नहीं कर सकता। The volume of work makes it impractical for him to handle it all by himself. इतना ज़्यादा काम होता है कि उसके लिए बहुत impossible है सारा काम एक साथ संभालना। Delegation of authority means granting to subordinate authority to operate within prescribed limit. Delegation of authority मतलब आप अपने subordinate को कुछ काम सौंप रहे हैं और कुछ authority सौंप रहे हैं एक लिमिट के अंदर, कुछ prescribed लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं आपने उसको सभी दे दिया, वो अपना मालिक बन गया, नहीं, उसको आपने एक लिमिट सेट कर दी, आपने उसको उतनी अथॉरिटी क्या कर दी, डेलीगेट कर दी। डेलीगेशन refers to the downward transfer of authority. डेलीगेशन में ऐसा नहीं होता मिडिल वाला टॉप लेवल को काम नहीं सौंप सकता है, ठीक है। जैसे अब मेरे जो फैकल्टीज है वो लोग मेरे को आके नहीं बोल सकते ये काम आपका है, नहीं, मैं टॉप लेवल हूँ, टॉप लेवल हमेशा नीचे वाले को काम डेलीगेट करता है। तो डेलीगेशन कैसा होता है, वो डाउनवर्ड प्रोसेस है, वो नीचे साइड में अपना डेलीगेशन का काम करता है। आगे, it is prerequisite to the efficient functioning of organization because it enable a manager to use his/her time on high priority activities. Importance of delegation is that it helps employee in effective management, employee development, motivation, growth and coordination. देखो डेलीगेशन अपन को इफेक्टिव फंक्शन करने में हेल्प करवाता है, बिकॉज क्या होता है ना, मैनेजर का बहुत ज़्यादा बर्डन कम हो जाता है, उसने इतना सारा काम डेलीगेट कर दिया तो वो मेन फंक्शन पे फोकस कर पाता है। इस वजह से बोलते हैं ना डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है। मोर ओवर डेलीगेशन इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट करवाता है, उनको मोटिवेटेड रखता है, उनका ग्रोथ करवाता है। ऑब्वियसली बात है ना, मैनेजर ने अगर आपको काम डेलीगेट किया तो आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो आपका भी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ तो हो ही रहा है। मोर ओवर डेलीगेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन बना रहता है, उनको ऐसा नहीं होता यार सारा काम ये कर रहा है, हम लोगों को क्या, हमारी क्या इंपॉर्टेंस। तो इस वजह से डेलीगेशन से क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के 3 मेन एलिमेंट्स है, एक होता है अथॉरिटी, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट टू टेक अ डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्डर। अथॉरिटी, भाई तुम्हारी क्या अथॉरिटी है, तुम्हारी क्या पावर है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिलेटेड, उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। अथॉरिटी डिटरमाइंस, बताता है सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है। अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, लॉज एंड रूल्स
एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ऐसा बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा लॉज और रेगुलेशंस होते हैं जो अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करने का भी काम करते हैं। एक बंदे के हाथ में ज़्यादा पावर्स नहीं होनी चाहिए, एक बंदे के हाथ में लिमिटेड अथॉरिटी होनी चाहिए। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लॉज और रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे इस अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। मोर ओवर अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड। अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है? नीचे ऐसे फ्लो होती है, मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपकी पावर क्या होती जाती है? कम होती जाती है। चलिए, अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ द अदर्स। ये एकदम ध्यान से ये डेफिनेशन याद करना, ये डेफिनेशन अथॉरिटी की लिख के आना, ठीक है। ये भी समझ आ गया अथॉरिटी रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि एक बंदे के हाथ में ज़्यादा पावर नहीं आ जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार आपने अथॉरिटी तो दे दी, पावर तो दे दी, पर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो देनी पड़ेगी ना। मतलब एक बंदा डिसीजन ले रहा है, अब उस डिसीजन से कुछ लॉस हो रहा है तो उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी तो उसी को ठहराना पड़ेगा। तो आपने जितनी अथॉरिटी दी है ना उसके सामने उसके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। एक ठीक है, क्या बोल रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक सबऑर्डिनेट, मतलब आपके सुपीरियर ने जो आपको काम दिया है वो काम आप अच्छे से परफॉर्म करें, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इट अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के बेसिस पे ही अराइज होती है। Because the subordinate is bound to perform the duty assigned to him by his superior. Because ये responsibility क्यों arise होती है? Because जो subordinate है उसको compulsory वो काम करना पड़ेगा जो उसके superior ने उसको दिया है। तो ये उसकी क्या हो गई? ये उसकी responsibility हो गई। Responsibility flows upward. Responsibility flows upward मतलब हम लोग किसको responsible होते हैं? ऊपर वाले को responsible होते हैं। तो इसलिए responsible क्या होता है? Responsibility flows upward. Moreover आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, थोड़ा हायर लेवल पे जाते जाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटी implies being answerable for the final outcome. अकाउंटेबिलिटी मतलब जो रिजल्ट आया उसके लिए तू आंसरेबल है, इसको हम बोलेंगे अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तेरे को जो काम दिया गया वो तूने पूरा किया, अब तूने कैसा पूरा किया वो तेरा अकाउंटेबिलिटी में आएगा। अकाउंटेबिलिटी ये बताता है अगर कुछ लॉस हुआ या कुछ प्रॉफिट हुआ उसके लिए तू अकाउंटेबल है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। वंस अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन एक्सेप्टेड, वन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी। आपने एक बार अथॉरिटी दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी कि नहीं नहीं यार मेरे वजह से नहीं हुआ है, आप ये चीज़ नहीं बोल सकते। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड। अकाउंटेबिलिटी भी ऊपर साइड में होती है। अकाउंटेबिलिटी ऊपर साइड मतलब भाई लोअर वाले को, मिडल वाले को अकाउंटेबल होता है, मिडल वाला टॉप वाले को अकाउंटेबल होता है। इसलिए ये किस डायरेक्शन में जाती है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। समझ आया इतना? अथॉरिटी हमेशा डेलीगेट की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा खुद से ली जाती है, और अकाउंटेबिलिटी इम्पोज मतलब उस पर ज़बरदस्ती लगाई जाती है। ये तीन वर्ड याद रखना, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज। मोर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अराइव होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देने की वजह से अराइव होती है। और अकाउंटेबिलिटी कैसे अराइज होती है? अकाउंटेबिलिटी क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आप उसके लिए अकाउंटेबल, उसका जो भी रिजल्ट होगा उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी एक बार वापस देख लेते हैं, कुछ इसमें डाउट तो आएगा जैसे कुछ नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपन ने देख लिया, जो एम्प्लॉय के बीच बीच में बात करने से जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। डेलीगेशन मतलब जब अपन काम को अपन नीचे वाले लोअर लेवल को डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेशन की तीन चीज़ होती है, एक अथॉरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मतलब आपको क्या है? राइट टू टेक अ डिसीजन इन पर्टिकुलर एक्टिविटी रिलेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपका ऑब्लिगेशन है कि जो आपको काम किया गया है वो आप पूरा करें। और अकाउंटेबिलिटी है कि जो काम आपने पूरा किया है वो अच्छे तरीके से पूरा किया है। अगर आपने अच्छी तरह से पूरा नहीं किया तो उसके लिए आंसरेबल, उसके लिए अकाउंटेबल आप ही है। तो ये तीन चीज़ें याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना पार्ट खत्म हुआ। अब अपन का सिर्फ आई गेस डिसेंट्रलाइजेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन बाकी है। उसके अलावा इनके जो डिफरेंसेस है वो आप पढ़ते रहिए, वो भी मैं करवाऊंगी, उसका टेंशन मत लो, वो भी आप पढ़ के रखना बट। ओके स्टूडेंट्स।